गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट इन बांग्लादेश। मैं आपके जो ये नेक्स्ट के सवाल है ना, नेक्स्ट 1 क्या है, नेक्स्ट 2 क्या है, कौन से स्टेप में क्या होगा, कब एग्जाम होगा, हमें एग्जाम कैसे देना है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये फाइनल प्रॉफ का रिप्लेसमेंट एग्जाम है, तो क्या हमें यहाँ बांग्लादेश में, रशिया में, इन जगहों पे क्या हमें अपना फाइनल प्रॉफ नहीं देना, फिर नेक्स्ट देना है, फिर आकर के इंटर्नशिप करनी है या जाकर के इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप 2 बार करनी है, 1 बार करनी है, कब क्या करना है, कैसे करना है। इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स बच्चे आए दिन मुझे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं कॉन्सेप्चुअली, और बच्चों के सारे डाउट सॉल्व कर देते हैं एक ही वीडियो में, एक झटके में। तो बच्चों और उनके पेरेंट्स, आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे भाई, कर रहा हूं ना इतनी मेहनत, डेली बैठ करके वीडियो बनाना, इतना ये सब कंटेंट लेके आना, कैमरा सेट करना, लाइट चालू करना, ग्रीन स्क्रीन लगाना, ये करना वो करना आसान नहीं होता। बीइंग एमबीबीएस स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्वालिटी कंटेंट सामने लाने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो बटन ही तो दबाना है, लाइक ही तो करना है, जिससे और मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और ज्यादा काम कर पाऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा अच्छे से प्रॉपरली। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट एग्जाम क्या है? नेक्स्ट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। So what is next? It is a common qualifying cum licensing exam for medical graduates in India and abroad, यानी FMGs या foreign medical graduates के लिए भी ये चीज है। It will replace both final year MBBS professional exams and NEET PG। अब मैं ये भाई बोल रहा हूं इंडिया वाले बच्चों के लिए, है ना। इंडिया वाले बच्चों का जो फाइनल प्रॉफ होता है, फाइनल ईयर का जो प्रोफेशनल या यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, वो लोग वो एग्जाम नहीं देंगे, उसकी जगह पर वो क्या देंगे, नेक्स्ट का स्टेप 1 देंगे। नेक्स्ट स्टेप 1 देंगे वो लोग, फाइनल प्रॉफ एग्जाम नहीं देंगे, और उनको पीजी के लिए भी कोई अलग से एग्जाम नहीं देना। नेक्स्ट स्टेप 1 देंगे, उसी से पीजी का भी काम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पर बच्चों का फाइनल ईयर का एग्जाम और उनका नीट पीजी का एग्जाम इसी से हो जाएगा। यानी ये एग्जाम देने के बाद उनको फाइनल प्रॉफ भी क्लियर हो जाएगा, उनको पीजी में सीट भी मिल जाएगा, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ गए? तो कितना चमत्कारी एग्जाम है अगर अप्लाई हो जाए तो। लेकिन इतने सालों से चलता हो रहा है, इस साल उस साल, इस साल उस साल, अप्लाई नहीं हो रहा है। खैर, इन्होंने बोल दिया है कि 2024 बैच से अब नेक्स्ट आएगा, तो देखते हैं जाने भाई ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा। बट हाँ चलो, अब के लिए तो आएगा ना, तो मान के चलते कि नेक्स्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा तो उसमें क्या क्या होगा, स्टेप 1 होगा। इसके 2 मेजर स्टेप्स हैं, एक तो स्टेप 1 और एक स्टेप 2। अब जो स्टेप 1 एग्जाम है वो थ्योरी एग्जाम है, वो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, और साल में 2 बार होगा, मई में और नवंबर में, जिसमें 6 पेपर्स होंगे 6 दिन में। मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। जैसे अगर देखोगे, मेडिसिन के 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। सर्जरी के भी 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर। गायनी का 120, 3 घंटा। और पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मा छोटे सब्जेक्ट है तो 60 डेढ़ घंटे के पेपर होंगे। ठीक है, सो ये आपका स्टेप 1 का कार्यक्रम है ना। और इसके अलावा इट विल आल्सो इंक्लूड द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर्स के जो हमारे सब्जेक्ट्स है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रो, वो सब जो इतने सारे सब्जेक्ट्स है वो कहाँ गए, तो उनका भी जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है, क्लिनिकली अप्लाइड पोर्शन है, उतना पार्ट इसमें इंक्लूडेड होगा। पासिंग दिस इज मैंडेटरी, इसको पास करना तो बहुत जरूरी है, इंटर्नशिप करने के लिए भी और पीजी करने के लिए भी। समझ गए मेरी बात? अब इसमें पास करने के बाद जो आपका जिस हिसाब से स्कोर रहेगा, उस बेसिस पे आपको फिर पीजी की ब्रांचेस अलॉट होंगी। जैसे अभी भी होता है, जब आप पीजी देते हो आपको स्कोर के हिसाब से, बहुत अच्छा स्कोर है, डर्मा मिल गया, मेडिसिन मिल गया, सर्जरी मिल गया, कम है अनाट मिल गया, फिजियो, बायोकेम मिल गया, या जो भी एफएमटी वगैरह, ये इस तरीके से ये इसका सिस्टम रहेगा कि आप जब स्टेप 1 देंगे तो आप अगर इसको पास कर पाए तब आप इंटर्नशिप कर पाएंगे, और तब उसी के बेसिस पे इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आपको नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पीजी की सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट 2 भी प्रैक्टिकल या क्लिनिकल एग्जाम है जिसको पास करना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होगा, ये कौन कंडक्ट करेगा?
ये कंडक्ट करेंगी जो स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटीज है, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आपका कॉलेज आता है वो कंडक्ट करेगा। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वाइवा होगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और यही सारे के सारे सब्जेक्ट्स फिर से स्टेप 2 में भी आएंगे। समझ गए मेरी बात? अब पर्पस का क्या है? नेक्स्ट का पर्पस ये है कि इससे लाइसेंस मिलेगा इंडिया के बच्चों को और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को। तो अगर हम ये बात करें कि ये नेक्स्ट देना किसको मैंडेटरी है, देखो क्यों मैंडेटरी है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट देना पड़ेगा, है ना, और इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट देना पड़ेगा, पीजी एंट्रेंस के लिए नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं एफएमजीज की, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की। देखो ध्यान से सुनो, हमने अपनी एमबीबीएस 5+1 ईयर प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया। मैं बांग्लादेश में पढ़ रहा हूं, तो अगर बांग्लादेश से कोई बच्चा पढ़ के निकलता है तो 6 साल ये कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इंडिया में। इंडिया जाने के बाद उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको स्टेप 1 देना है, नेक्स्ट स्टेप 1 देना है। स्टेप 1 अगर उसने पास कर लिया, उसको पास करने के बाद में इंडिया में दोबारा इंटर्नशिप करनी है 12 मंथ्स की, तो वो डबल इंटर्नशिप वाला जो रूल था आपको पता होगा एनएमसी के गैजेट के हिसाब से, तो आपको दोबारा इंटर्नशिप करनी है, और उसके बाद दोबारा इंटर्नशिप खत्म करके फिर आपका नेक्स्ट 2 होगा। क्या होगा? नेक्स्ट 2 होगा, स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 पास और फेल एग्जाम है, आपने इसको पास कर लिया, इसमें मेरिट वेरिट नहीं चाहिए, आपने पास कर लिया इसको। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट स्टेप 1 में जो स्कोर आया था, उस स्कोर के बेसिस पे आपको पीजी ब्रांच अलॉट होगी, फिर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगेंगे। समझ गए मेरी बात? लेकिन अगर हम इंडिया के बच्चे की बात करें तो एमबीबीएस कितने ईयर का? 4.5 साल, यानी 4.5 साल के एंड में जब वो फाइनल प्रॉफ देगा, फाइनल प्रॉफ की जगह उसको क्या देना है? स्टेप 1 देना है। स्टेप 1 देने के बाद में उसको इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप में अगर ये पास कर लिया उसने, तो उसके बाद में उसको इंडिया में अपने कॉलेज में इंटर्नशिप मिल जाएगा। इंटर्नशिप करने के बाद में जो स्टेप 1 में उसका स्कोर आया था, अब मेरिट के हिसाब से इंटर्नशिप करने के बाद स्टेप 2 देना है, आफ्टर दैट जो उसको स्कोर आया था उस बेसिस पे उसको पीजी की सीट मिल जाएगी, है ना। हम लोगों का क्या है, सिर्फ ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है कि हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई 6 साल यहाँ कर लिया, 1 साल यहाँ भी इंटर्नशिप करनी है, फिर इंडिया जाके स्टेप 1 पास करके अच्छे नंबर लाके फिर से इंटर्नशिप अलॉट मिलेगा, यहाँ पे सीट मिलेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट 2 देना है। ये पास करने के बाद में हमें पीजी करने को मिल जाएगा, है ना। और लाइसेंस कैसे मिलेगा? यही स्टेप 1 से ही लाइसेंस आपको मिल जाएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन आपको इंडिया में मिल जाएगा, उसी के बाद तो ऑब्वियसली आप इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। सो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जाम ने क्या क्या काम कर लिया? देखो, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है वो बेचारा बाहर से पढ़ के आ रहा है, तो उसको इस एग्जाम से लाइसेंस भी मिल रहा है, उसको इस एग्जाम से पीजी की सीट भी मिल रही है ना। तो ये एक पंथ दो काज हो गए। दूसरी बात, जो बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है उसको लाइसेंस भी मिलेगा, इससे रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, है ना, और उसका कॉलेज एग्जाम भी पास हो जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर की रिप्लेसमेंट एग्जाम है, उसको पीजी का सीट भी मिल जाएगा, तो वो भी उनके लिए ऑल इन वन टाइप का एग्जाम हो गया। समझ गए मेरी बात? अब अगला क्वेश्चन जो बच्चों का यहां पे आता है, वो क्वेश्चन ये है कि भैया सपोज हमने है ना स्टेप 1 नहीं क्लियर कर पाए तो क्या करना होगा? देखो, अगर स्टेप 1 आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए तो साल में 2 बार अटेम्प्ट होंगे, तो आप देते रहो, है ना। लेकिन कब तक देते रहो, ये यहां पे मैंने लिखा है, बोथ स्टेप विद इन 10 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एमबीबीएस हमें खत्म करना है। मतलब जिस डेट में सपोज आपने 2025 में एमबीबीएस ज्वाइन किया, तो उसके 10 साल के अंतराल में अपनी एमबीबीएस पूरी करके आपको नेक्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों खत्म करने पड़ेंगे। समझ गए? और अब आप सोचोगे भैया हमें तो बड़े कम टाइम मिल रहा है वगैरह वगैरह ऐसा करके, तो देखो सीधी सी बात है, अपना सीरियसली पढ़ाई करो, 6 साल में एमबीबीएस यहां खत्म करके, बाकी आपको फिर भी बहुत सारे अटेम्प्ट मिलेंगे। हर साल अगर 2 अटेम्प्ट मान के चले तो हम लोग काफी सारे अटेम्प्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट के आने के बाद एक चीज ध्यान रखनी है, एफएमजी वाला काम नहीं है कि भाई पुराने तरीके से पढ़ते रहे, बैठे टाइम पास किया आराम से, 2 साल में हो गया एफएमजी, 3 में हो गया, ऐसा नहीं। अभी आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, है ना। एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि भैया अगर मान लो हमने ये स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, फिर हमने इंटर्नशिप भी कर लिया, हमने स्टेप 2 भी पास कर लिया, उसके बाद में हमें अगर ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे तो स्टेप 1 में कम मार्क्स आए थे और अब मुझे फिर से एक बार अटेम्प्ट देना है ताकि मैं
थोड़ा और अच्छा सीट पाऊं पीजी के अंदर, तो वो क्या हम कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको ये काम करना है, आपको वापस से स्टेप 1 देना है, बट स्टेप 2 पास करने के बाद ये सारा काम खत्म करके फिर से एक बार इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हो। तो इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट अलाउड ओनली आफ्टर स्टेप 2 इज कंप्लीटेड। समझ गए? स्टेप 2 करने के बाद फिर से आप स्टेप 1 का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, तो उसमें फिर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आपका जो लेटेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे फिर आपको पीजी में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 का स्कोर 5 साल के लिए वैलिड रहेगा फॉर पीजी एडमिशन रैंकिंग, है ना? तो लेट नहीं करना है, आपने नेक्स्ट 1 दिया, इंटर्नशिप करी, स्टेप 2 दो आराम से फटाफट और फिर ले लो एडमिशन। ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, 2 3 4 5 साल तक वो वैलिड है, तब तक आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो नेक्स्ट 1 के स्कोर के बेसिस पे। दैट्स इट। तो सबसे मेन चीज यही हो गई। तो पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। स्टेप 1, पास ईच पेपर इंडिविजुअली। मैंने जो बताए थे ना, पहले पेपर होगा अलग अलग, 150 क्वेश्चन आएंगे, किसके? सर्जरी के, पीडियाट ऑब्सगाइनी के, मेडिसिन के वगैरह। तो वो आपको ईच पेपर को इंडिविजुअली मिनिमम 50% मार्क्स से पास करना है, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम रो स्कोर, है ना, आधे नंबर लेके आने 50%। स्टूडेंट कैन रीअपियर ओनली फॉर सब्जेक्ट दे फेल्ड। जो सब्जेक्ट फेल होगा आपका, आपको उसी में रीअपियर करना है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट थे देख लो, फिर से दिखा देता हूं। 7 सब्जेक्ट है। अगर मान लो आप 7 में फेल हो गए तो वो तो बहुत गंदा काम है, 7 में तो कोई नहीं फेल होना चाहिए भाई। लेकिन अगर मान लो आपका सर्जरी फेल हो गया, तो आप सर्जरी का ही पेपर दोगे। ऐसा नहीं कि पूरा स्टेप 1 दोबारा दो, राइट? सो आपको क्या करना है? सिर्फ वही पेपर दोबारा देना है, अटेम्प्ट करना है जिसमें आप फेल हो रहे हो। स्टेप 2, ग्रेडेड एज पास फेल बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। अब वहां पे एक टीचर आएगा बाहर से, वो आपका वाइवा लेगा, आपको क्लिनिकल केसेस देगा, क्लिनिकल केस असाइनमेंट होंगे, वाइवा, बाकी सिमुलेशंस होंगे। आपका देखा जाएगा कि भाई आपने इंटर्नशिप में सच में कोई क्लिनिकल नॉलेज गैदर की है कि नहीं, आप एलिजिबल, आप कॉम्पिटेंट हो कि नहीं। समझ गए मेरी बात? एमबीबीएस डिग्री और इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी के लिए नेक्स्ट का स्कोर यूज किया जा सकता है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन इंडिया, उसके लिए पीजी एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ये इनके लिए नेक्स्ट का यूज किया जा सकता है। समझ गए? तो बढ़िया चमत्कारी एग्जाम है। और नेक्स्ट कब होगा? स्टेप 1 मई और नवंबर फर्स्ट वीक में। फाइनल एमबीबीएस प्रैक्टिकल जून या दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिया वाले बच्चों के लिए, राइट? इंटर्नशिप फिर जैन से एक तो जैन फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ये अटेम्प्ट देने के बाद में 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। मई में देने के बाद अगर मई में आपने पास कर लिया तो आप जुलाई से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, फिर स्टेप 2 कब होगा? जून दिसंबर में, 3rd 4th वीक में। और ये सब तो बाद में आप देखते रहोगे, ये सब तो बहुत आगे की चीजें, आराम से अब आप इसमें पढ़ लेना। इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो हो सकता है डिले भी हो जाए, आगे पीछे नवंबर की जगह दिसंबर में भी हो जाए। ठीक है, सो इट इज अ डिफरेंट थिंग। ये इसके बारे में हम अभी नहीं बात करें क्योंकि अब तक एग्जाम हुआ नहीं है, तो टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब वो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, इस टाइम पे होगा। तो ये एक रॉ फॉर्मेट है, जब हो जाएगा एग्जाम तब हमें पता लग जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये कुल मिला के आपकी बात रह गई। नेक्स्ट के बारे में आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। डियर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जो है ना, अब कार्यक्रम बहुत बढ़िया, अच्छी फील्ड सेट हो गई है, पेपर भी अच्छा आएगा। क्योंकि देखो, अगर कॉमन एग्जाम इन्होंने लगा दिया है कि पीजी लाइसेंसिंग एंड इंडिया वाले बच्चे दे रहे हैं, बाहर वाले बच्चे दे रहे हैं, तो अगर एक कॉमन एग्जाम हो रहा है तो दैट मीन्स ऐसा बिल्कुल हलवा पूरी ऐसे सस्ता सा एग्जाम नहीं होगा। अभी अच्छा खासा एग्जाम होगा। बढ़िया नॉलेज चाहिए, बढ़िया मेहनत चाहिए। ये सब अभी टाइम पास करना छोड़ो, आराम से सीरियसली होके पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज पढ़ाई हमेशा काम आएगी। आप सबको मैं यही सजेशन दूंगा कि बहुत सीरियसली पढ़ो। स्टार्टिंग से अपना कोचिंग प्लेटफॉर्म कोई भी जो आप ले रहे हो अच्छे से उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। जहाँ तक हो सके स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ी सी खोल खोल के देखो, या अगर आप वो नहीं देख सकते हो तो एटलीस्ट कोचिंग तो आप अच्छे से करो, ताकि आपको फ्यूचर में जाकर के प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अब देखो 10 साल में करना है ना सब कुछ। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखो कि आपकी कॉलेज के एग्जाम्स भी टाइमली क्लियर हो। ऐसा ना हो कि भाई 6 साल में एमबीबीएस होना था और वो 9 साल में हो रहा है, तो आप कंप्लीटली बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसा हुआ तो। समझ गए? तो इसीलिए कॉलेज सिलेक्शन में भी अब इसका रोल पड़ेगा, क्योंकि
कॉलेज भी फिर ऐसा होना चाहिए जो आपको अननेसेसरली पैसे के चक्कर में और फालतू चीजों के चक्कर में आपको वेट ना करवाए, आपकी डिग्री को डिले ना करे। ऐसा ना हो कि आप एक मेडिकल कॉलेज में सोच के गए थे कि मैं 6 साल में एमबीबीएस कर लूंगा और वही एमबीबीएस 8 9 10 साल में करके आ रहे हो। एंड ये ग्राउंड रियलिटी है, ये बहुत ऐसा होता है, बहुत मेडिकल कॉलेजेस में होता है। बच्चों को कंसल्टेंट्स, एजेंट्स ऐसे कॉलेजेस में डाल देते हैं जहां पर देखो एजेंट्स को भी तो फुल नॉलेज नहीं होता ना, उसको कौन सा बहुत वहां का वो पता है। देखो एट द एंड द मनी मैटर्स, तो आपको ये चीज खुद से जाननी पड़ेगी कि भाई ये कोई आप जब मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हो तो उसका यूनिवर्सिटी का या प्रॉफ एग्जाम का पासिंग रेशियो क्या है, या आप लोग क्या चेक करते हो, एफएमजी पासिंग रेशियो। दैट इज अ मिथ, वो किसी काम का नहीं है। आप किसी कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशियो कैसे, मतलब उसके बेसिस पे कॉलेज को कैसे जज कर सकते हो। आप ये देखो ना, जैसे आप एक 12th क्लास में, 10th क्लास में जब आप एक स्कूलिंग का पूरा सेटअप देखते हो तो स्कूल आपको नीट जेई के लिए नहीं पढ़ाता है, स्कूल आपको बेसिक पढ़ाता है। हम उस स्कूल में जाते हैं जहां पर बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होता है, तब हमें पता लगता है कि ये लोग बोर्ड की अच्छी तैयारी करवाते हैं। और हम लोग अगर एक ऐसी स्कूल में चले गए जहां पे बोर्ड के लिए तो तैयारी करवा ही नहीं रहे, नीट के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो वो स्कूल नहीं है ना, वो तो कोचिंग है। फिर समझ गए मेरी बात। तो इसलिए आप मेडिकल कॉलेज चूज करते टाइम, जैसे आप ढाका यूनिवर्सिटी के अंडर अगर कोई मेडिकल कॉलेज देख रहे हो तो पहले आप उसका ढाका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखो, आप ढाका यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करो, ना कि ये देखो कि एफएमजी का रिजल्ट हमें अच्छा बताया जा रहा है, फला फला 10 टाइप की चीजें। सो ये सब फालतू की बातें होती हैं। सो अगर आपको कोई भी इस मामले में हेल्प चाहिए रिसर्च में, आई विल डायरेक्टली कनेक्ट यू टू द स्टूडेंट स्टडिंग देयर, बिकॉज आई डोंट वांट, मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी ऐसे कॉलेज में जाओ जहां पर मुझे पता है कि भाई हर साल 30-40 बच्चे ऐसे पक्के हैं जिनको एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। और मैं अगर कभी आपको ये चीज बोल रहा हूं, कई बच्चे मुझे बोलते हैं भैया ये कॉलेज कैसे, जब मैं बोल रहा हूं कि भाई तेरी इस कॉलेज में जाके तो 10 साल में एमबीबीएस नहीं होगी, उससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वाई? बिकॉज द कॉलेज चार्जेस एक्स्ट्रा मनी। अगर कॉलेज आपको, आप कई बार लोग ऐसा करते हैं सस्ते के चक्कर में कहीं फंस जाते हैं। अरे सस्ते के चक्कर में आप एक बार फंस तो गए, लेकिन पैसा तो कॉलेज निकालेगा ही। पैसे कैसे निकालेगा? फेल करके निकालेगा, फेल कर देगा, एग्जाम में नहीं बिठाएगा, एग्जाम में नहीं बिठाएगा, आपका जितना एक्स्ट्रा टाइम होगा फिर एक्स्ट्रा फीस चार्ज करी जाएगी आपसे। समझ गए? तो इसीलिए ये चिकनी चुपड़ी फालतू की बातों में ना आए। ऑलवेज ये चीज याद रखें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आप कहीं भी जाने से पहले आप एविडेंस के साथ जाएं, आपको ट्रस्ट के साथ एविडेंस भी आपके पास होने चाहिए। ऐसे अंधी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। और उसके अलावा जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बांग्लादेश में, उनसे ये दरखास्त करता हूं कि वो सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करें। या आप अगर कहीं दूसरी कंट्री में भी अगर आप पढ़ रहे हो एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि आप टाइम पास करना छोड़ो, टाइम ही अपने एमबीबीएस कंप्लीट करो। ड्यूरिंग एमबीबीएस अच्छे से कोचिंग करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, स्पेशली आप क्लिनिकल क्वेश्चंस देखो। और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्लिनिकल पोर्शन को मिस मत करो, रटाई पे मत चलो कि रट लिया हो गया, डेफिनेशन याद कर ली, बिकॉज ये चीजें नहीं आएंगी। समझ गए मेरी बात? सो अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेक केयर, बाय बाय, सी या। और सुनो, अगर कोई भी डाउट हो और मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी हो आपको, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, +917627055562। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। अभी मेडस्क्रब का नया बैच स्टार्ट होगा कुछ दिनों के अंदर। मेडस्क्रब बैच का फ़ायदा ये है कि आपको एक प्री एमबीबीएस स्टडी एनवायरनमेंट मिल जाता है। आप प्रिपेयर हो जाते हो कॉलेज जाने के लिए। तो उसमें आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बांग्ला लैंग्वेज की क्लासेस मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं खुद वहाँ पे एनाटमी पढ़ा रहा हूँ और बाकी और भी फैकल्टीज़ हैं। सो डू नॉट मिस दिस चांस। अगर आपको घर रह के कुछ सीखने को, पढ़ने को मिल रहा है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। और आपको अगर कॉलेज सिलेक्शन में भी कोई मदद चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। टेक केयर, बाय बाय, सी या, गुड नाइट, शबा।